जैसे सल्फोनामाइड्स के बारे में हमने देखा था कि सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, सिमिलरली फ्लोरोक्विनोलोन्स आर आल्सो प्योरली सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, मतलब ये नेचुरली डिराइव्ड या फिर सेमी सिंथेटिक नहीं है। ठीक है, इसमें से ये बेसिकली ये जो कैटेगरी है इट इज ब्रॉडली कॉल्ड एज द क्विनोलोन कैटेगरी। नाउ न्यू वाले जो ड्रग्स है वो सारे फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए हम उनको फ्लोरोक्विनोलोन बोलते हैं, बट आप उसको सिंपली क्विनोलोन कैटेगरी भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी पहले तो इसके नाम के ऊपर फोकस करते हैं। व्हेन वी से क्विनोलोन, सो व्हाट डज इट टेल यू? नाम से आपको क्या समझ में आता है? उसमें क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द क्विनोलिन रिंग? यस, सो लेट्स ड्रॉ द, ड्रॉ करो जो भी आपको पता है वो, देवन गेवन बाद में करना। सो क्विनोलिन मतलब उसको कैसे याद रखना है? याद कैसे रखोगे उसको? पायरिडीन को अगर बेंजीन लगा दिया तो यू विल गेट क्विनोलिन। जिस तरह से हमने याद किया है वैसे याद करो, 5 मेंबर 6 मेंबर वैसा वाला कचरा नहीं करना है। पायरिडीन, यू रिमेम्बर पायरिडीन को क्या लगाना है? सिर्फ बेंजीन लगानी है। यस, तो ये जो रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द क्विनोलिन रिंग। राइट, अभी क्विनोलिन वाला जो रिंग सिस्टम है उसका हमें नंबरिंग भी करते आना चाहिए, तो मुझे बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नाइट्रोजन से 1 2 3 4, उसके बाद में कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट रिंग 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से हम क्विनोलिन रिंग का नंबरिंग करेंगे। अब मुझे बताइए इसका जो नाम है इस कैटेगरी का, इट इज क्विनोलोन नॉट क्विनोलिन। तो क्विनोलोन मतलब उसमें क्या होगा? ओन मतलब कीटोन, मतलब कीटोन मतलब कौन सा ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, मतलब उसमें कहीं पे तो भी क्या रहेगा? ऑक्सो ग्रुप, यानी कि डबल बॉन्ड ओ उस रिंग के ऊपर कहीं ना कहीं पे अटैच्ड रहेगा। राइट, तो यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप कहाँ पे अटैच रहेगा? तो बहुत सारे लोकेशन से। ओके, ऑक्सो ग्रुप इज प्रेजेंट एट द 4th पोजिशन, तब जाके वो रिंग क्या बनेगी? इट विल बिकम द क्विनोलोन रिंग। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अभी पहले डबल बॉन्ड्स मत बनाना क्योंकि हमें क्विनोलोन वाला रिंग बनाना है, तो डबल बॉन्ड्स का थोड़ा सा उसमें पोजीशन चेंज होगा। पहले मैं सिंपली रिंग बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू 4th पोजीशन पे क्या है? ऐसे ऑक्सो वाला ग्रुप हमने लगा दिया। राइट, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे इन दोनों जगह पे तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? इट विल बी प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद में द रिंग विल बी समथिंग लाइक दिस, और नाइट्रोजन को एक हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलोन। तो डबल बॉन्ड्स के पोजीशंस के ऊपर हमेशा ध्यान देना है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग कभी भी अगर आती है तो ऑलवेज पे अटेंशन टू द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ओके, एवरी टाइम आपको वो कंपल्सिवली आदत डालनी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको एवरी टाइम बराबर सेटिस्फाई करनी है। तो अगेन अगर हम इसका नंबरिंग करते हैं तो जो 4 पोजीशन है वहां पे ऑक्सो वाला ग्रुप आए। ऐसे रिंग के ऊपर अगर डबल बॉन्ड ओ अगर लगा हुआ है तो इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सो ग्रुप। राइट, तो ये हो गया क्विनोलोन वाला बेसिक न्यूक्लियस। क्विनोलोन्स मतलब अभी जो भी ड्रग्स रहेंगे उसमें बेसिक स्केलेटन कौन सा रहने वाला है? ये वाला। ठीक है, फिर क्विनोलोन्स में से जो सबसे पहला वाला एजेंट था उसका नाम था नैलिडिक्सिक एसिड, द फर्स्ट ड्रग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, अभी फ्लूरोक्विनोलोन्स जो है उनका एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल जो है इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का जो पेरेंट जनरेशन था इट वाज मेनली एक्टिव अगेंस्ट विच बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
तो इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है दे आर प्राइमरीली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। बीटा लैक्टम मेनली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट थे, फ्लोरोक्विनोलोन्स मेनली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है। फिर जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बाद में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम्स आए जो कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्टिव है, वैसे ही इस कैटेगरी में भी बाद में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले क्विनोलोन्स आए जिनको हम फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव के साथ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव है, राइट। तो लेकिन प्राइमरीली याद रखना है इनिशियली दे वेर एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। देन just like beta lactam antibiotics they are also bactericidal. Beta lactam were also bactericidal, sulfonamides were bacteriostatic, fluoroquinolones are also bactericidal like beta lactam antibiotics, ठीक है। अभी ये जो इसमें से जो पहला वाला मेंबर था दैट इज नालिडिक्सिक एसिड, ओके, इसका हम स्ट्रक्चर अभी सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो बेसिक स्केलेटन आपको पता है, सो यू कैन ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन फर्स्ट नालिडिक्सिक एसिड के स्ट्रक्चर में। अभी नाम इसका आप पढ़िए नालिडिक्सिक एसिड, नाम से आपको क्या हिंट मिल रही है, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। एसिड मतलब कहीं पे तो भी ये जो क्विनोलोन वाला रिंग है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट रहता है थर्ड पोजीशन के ऊपर, जो कि परमानेंटली रहने वाला है सारे के सारे क्विनोलोन्स, ओके। सबसे पहले हम बेसिक स्केलेटन बना लेंगे इसका। ये हमारा बेसिक क्विनोलोन रिंग सिस्टम हो गया, ये ऑक्सो ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले हैं, सो डू नॉट ऐड अ हाइड्रोजन हियर, एंड यहाँ पे क्या लगेगा, नालिडिक्सिक एसिड वाला जो COOH ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अभी नालिडिक्सिक एसिड में ये जो नाइट्रोजन होता है फर्स्ट पोजीशन वाला, इसके ऊपर लगा हुआ है इथिल ग्रुप, ओके। एंड जस्ट अ मोमेंट, एक सिर्फ बताने का रह गया आपको यहाँ पे, okay, this is the structure of nalidixic acid जिसमें which is not exactly the क्विनोलोन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेकंड वाली रिंग है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। So this is the structure of nalidixic acid. इसका नंबरिंग कर देंगे हम, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा आपका। थर्ड पोजीशन पे COOH ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप, 5, 6 एंड 7 पे एक मिथिल ग्रुप, और 8 वाला जो है वहां पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अभी ये वाली जो रिंग है इसको फिर हम क्या नाम देंगे वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस रिंग में ये वाला जो रिंग सिस्टम है ये नैप्थेलिन जैसा है, ठीक है। सिर्फ नैप्थेलिन में क्या होता है, दो बेंजीन रिंग्स आजू बाजू में मतलब फ्यूज्ड होती है, फ्यूज टुगेदर। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे देखो दो पायरिडीन रिंग्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड है, मतलब अगर हम लगाएंगे तो दोनों दे आर बोथ पायरिडीन रिंग्स दैट आर फ्यूज टुगेदर, तो इसको नाम दिया है नैप्थिरिडीन, नैप्थेलिन जैसा, बट इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग वी हैव पायरिडीन, गॉट इट। सो द रिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज नैप्थिरिडीन, ओके। और उसमें भी नाइट्रोजन के जो लोकेशन है वो भी हम बता सकते हैं, जैसे कि ऐसे वाली पायरिडीन रिंग, दोनों भी पायरिडीन रिंग है, ठीक है, लेकिन इसमें आप नाइट्रोजन का लोकेशन कहीं भी रख सकते थे, जैसे कि ये वाली रिंग में नाइट्रोजन 1 2 3 4 कहीं पे भी रह सकता था, इसमें भी 5 6 7 8 में कहीं पे भी रह सकता था। तो स्पेसिफिकली अगर नंबर से स्पेसिफाई करना है तो इट विल बी 1 8 नैप्थेरिडीन रिंग, ओके।
तो बेसिकली नालिडिक्सिक एसिड का जो कोर रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? इट इज हैविंग 1,8 नैप्थिरिडीन रिंग सिस्टम. राइट. तो ये जो नालिडिक्सिक एसिड था ये इस कैटेगरी का क्विनोलोन कैटेगरी का पहला वाला एंटीमाइक्रोबियल एजेंट था. ठीक है. बट ये जैसे हर एक कैटेगरी का पेरेंट जनरेशन या फिर फर्स्ट वाला जो जो भी एजेंट होता है उसके बारे में अगर आपने देखा होगा तो एक कॉमन फीचर होता है कि इनिशियली इट इज वेरी इफेक्टिव बट आफ्टर सम टाइम बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ड्रग. तो वैसे ही नालिडिक्सिक एसिड आने के बाद में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे. इन द फर्स्ट प्लेस नालिडिक्सिक एसिड का जो एक्टिविटी स्पेक्ट्रम था वो पहले से ही लो था. इट वाज हैविंग लो एक्टिविटी स्पेक्ट्रम. इट वाज एबल टू इनहिबिट ओनली सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया, मेनली द बैक्टीरिया दैट कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है. तो उसका मेन यूज एक ही था, दैट इट वाज यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक. क्योंकि नालिडिक्सिक एसिड का यूरिन में हाई कॉन्सेंट्रेशन अटेन होता है तो उसके वजह से उसका मेन यूज क्या है? यूरिनरी एंटीसेप्टिक. लेकिन बाकी इसका जो एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम है वो कम है. ओके. उसके बाद में इसका इसके अगेंस्ट बैक्टीरिया बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं और इसकी पोटेंसी भी काफी कम है. ठीक है. इन सब डिसएडवांटेजेस की वजह से हमने क्या किया फिर, ये जो नालिडिक्सिक एसिड है इसके स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और मॉडिफिकेशंस के बाद में जो न्यू क्लास डेवलप हुआ उसका नाम था फ्लोरोक्विनोलोन्स दैट हैव वेरी गुड एक्टिविटी इन कंपेयर टू इन कंपेयर टू योर नालिडिक्सिक एसिड. तो नालिडिक्सिक एसिड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या देखे हमने? इट इज हैविंग लो पोटेंसी. देयर इज क्विक डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप होता है इसके अगेंस्ट. राइट. सो लेट्स नोट डाउन द डिसएडवांटेजेस हियर. लो पोटेंसी है, नैरो स्पेक्ट्रम है, and there is high frequency of resistance. So these are some of the adverse effects of these are some of the downsides of नालिडिक्सिक एसिड. ओके. और नालिडिक्सिक एसिड का यूज क्या है? It was mainly used as a urinary antiseptic. राइट. तो फिर इसकी वजह से हमने क्या किया? वी मेड सर्टन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. अभी क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करेंगे कहाँ पे? राइट. क्योंकि हमारे पास में अगर आप ये रिंग सिस्टम देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोजिशंस है जहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं. जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर तो सब्सटीट्यूशन हम लगा सकते हैं. नालिडिक्सिक एसिड में यहाँ पे सिर्फ इथिल ग्रुप लगाया हुआ है. सो वी कैन चेंज द सब्सटीट्यूशंस हियर. 2 वाला पोजीशन खाली है. उसके बाद में ये 5, 6, 7, 8 ये पूरा रिंग, इधर का जो रिंग है वो पूरा का पूरा क्या है, हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए पूरा ओपन था. राइट. तो काफी सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करने के बाद में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऐसे थे जो करने के बाद में हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी मिली. ठीक है. तो जो क्लास डेवलप हुआ उसके बाद में दैट वाज कॉल्ड एज फ्लोरोक्विनोलोन्स. ओके. which is obviously having extended spectrum of activity. In addition to gram negative bacteria, it is also active against gram positive bacteria also. ठीक है. तो क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस किए गए वो अभी हम देखते हैं. तो पहला वाला स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इट इज क्वाइट ऑब्वियस. नालिडिक्सिक एसिड में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 8th पोजीशन पे उसको हमने हटा दिया. उसके जगह पे सिंपली हमने क्विनोलोन वाला रिंग सिस्टम वहां पे इनकॉर्पोरेट किया है. मीन्स देयर विल बी नो नाइट्रोजन प्रेजेंट हियर. सिंपली कौन सा वाला रिंग रहेगा? क्विनोलोन वाला रिंग रहेगा. ओके. चलो तो पहले हम क्विनोलोन वाला रिंग बना लेते हैं फटाफट.
सो लेट्स ड्रॉ द बेंजीन रिंग, और बेंजीन को कौन सा रिंग अटैच करना है, पायरिडीन वाला रिंग, बट क्विनोलोन है तो याद रखो आपको फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ ऑक्सो वाला ग्रुप लगाना है। देन वी विल ड्रॉ द डबल बॉन्ड्स। ओके, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा पोजीशन है इसके ऊपर हम अलग अलग सब्स्टिट्यूशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इथिल ग्रुप आई विल सिंपली राइट इट एज R1, राइट, टू इंडिकेट कि यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रहेंगे। टू पोजीशन पे कुछ भी नहीं रहता है, थ्री पोजीशन पे हमेशा की तरह वी विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके। उसके बाद में फिफ्थ पोजीशन के ऊपर भी कुछ नहीं रहता है। मेन सब्स्टिट्यूशंस जो प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट ऑन द 6 एंड 7 पोजीशन। 6 पोजीशन के ऊपर हम लगाते हैं फ्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से इस कैटेगरी को नाम मिला है फ्लोरोक्विनोलोन, राइट। और 7 पोजीशन के ऊपर भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। आई विल कॉल इट एज आर, लेट्स कॉल इट एज R7। तो ये जो 7th वाला पोजीशन है इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जो कि मेनली रहता है पिपराजीन रिंग। सो कैन यू ड्रॉ द पिपराजीन रिंग? Yes, so what is piperazine ring? It is like pyrazine, 6-membered ring containing 2 nitrogens at one and 4 position, and it will be the completely saturated ring, ठीक है। तो हमने मेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे किए हुए हैं, हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया 6 पोजीशन पे, वी एडेड अ फ्लूरो ग्रुप एट द 6 पोजीशन, और 7 वाले पोजीशन पे हमने क्या लगाया है, पिपराजीन रिंग लगाया है, जिसके ऊपर आप और भी सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, इसीलिए वहां पे R7 ही इंडिकेट किया है। तो दो सब्स्टिट्यूशंस कौन से हैं, 6 फ्लूरो एंड 7 पिपराजीन, ओके। तो ये वाले जो सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद में जो न्यू क्लास डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूरोक्विनोलोन क्लास, ठीक है। अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे टू इनकॉर्पोरेट ऑल द ड्रग्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, कि जैसे अगर हमने ऐसा वाला जनरल स्ट्रक्चर लिखा तो इसमें नाइलिडिक्सिक एसिड नहीं आएगा, क्योंकि नाइलिडिक्सिक एसिड में यहाँ पे कार्बन की जगह पे हेटेरो एटम है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मतलब जो भी ऐसे होंगे जिसमें यहाँ पे हेटेरो एटम हो सकता है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्स डिनोट करेंगे, विच विल स्टैंड फॉर व्हाट, हेटेरो एटम। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स। अभी ये जो फ्लूरोक्विनोलोन्स है ये डेवलप करने के बाद में नाइलिडिक्सिक एसिड के कंपैरिजन में हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो नाइलिडिक्सिक एसिड का मेन पहला प्रॉब्लम क्या था, इट वाज हैविंग लो पोटेंसी। लो पोटेंसी मतलब आपको डोज काफी ज्यादा लगेगा, एक्टिविटी रिलेटिवली कम मिलेगी। इन केस ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स आफ्टर द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस वी गेट हाई पोटेंसी। देन ऑफ कोर्स हाउ विल बी द एक्टिविटी स्पेक्ट्रम, यानी कि उसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड। ब्रॉड मतलब जो पहले से ही काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करता है उसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आपने कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके नैरो स्पेक्ट्रम वाले का स्पेक्ट्रम बढ़ाया तो उसे बोलेंगे हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। राइट। उसके अलावा
एक और प्लस पॉइंट है, नालिडिक्सिक एसिड के अगेंस्ट बैक्टीरिया बहुत क्विकली रेजिस्टेंस डेवलप करते थे, फ्लोरोक्विनोलोन्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लोली होता है. दैट इज अनदर प्लस पॉइंट फॉर अस, स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. Then they also have better tissue penetration. नालिडिक्सिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं था, सिर्फ यूरिन में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अटेन होता था, जिसकी वजह से वो सिर्फ एज अ सिर्फ यूटीआईज के लिए यूज किया जा सकता. उसके कंपैरिजन में फ्लोरोक्विनोलोन्स का टिश्यू पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा है. एंड लास्टली पेशेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इट ऑल्सो हैज गुड टॉलरेबिलिटी. इसके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऐसे है कि पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड टॉलरेबिलिटी बेटर है, राइट. सो दीज आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स ओवर द क्विनोलोन कैटेगरी. समझ में आ गया आपको डिफरेंस? ओके, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर फ्लोरोक्विनोलोन्स का, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. देन चलो, तो अभी नाउ दैट वी नो व्हाट आर क्विनोलोन्स एंड व्हाट आर फ्लोरोक्विनोलोन्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कैटेगरी. ओके, तो जैसे आपने देखा, इसको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इनिशियली जो पेरेंट वाला जो कैटेगरी हम बोलेंगे, नॉन फ्लोरिनेटेड वाले का, जिसमें कौन सा आता है, सिर्फ एक, दैट इज नालिडिक्सिक एसिड. फिर उसके बाद में जो 6 पोजीशन पे फ्लोरिनेटेड वाले जो है, उनको हम बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स. ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो आए, उनको भी डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, शुरुआत में जो आए थे उनको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, फिर बाद में सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स. ओके, अभी आप इसका यूज वाला प्रोफाइल देखो. नॉन फ्लोरिनेटेड यानी कि नालिडिक्सिक एसिड वाला जो है, इट इज एक्टिव अगेंस्ट मेनली विच बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ये मेनली एक्टिव है. ठीक है, उसके बाद में जो फ्लोरोक्विनोलोन वाला कैटेगरी है, वो किसके अगेंस्ट एक्टिव है? हाँ, तो उसमें भी फर्क है एक्टिविटी स्पेक्ट्रम में, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, इनमें अगेन थोड़ा सा डिफरेंस आता है. जो फर्स्ट जनरेशन वाले फ्लोरोक्विनोलोन्स थे, दे वेर स्टिल मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट सेकेंड जनरेशन वाले जो फ्लोरोक्विनोलोन्स थे, दे वेर एक्टिव अगेंस्ट, they are active against gram negative as well as many gram positive bacteria. Okay, then uses के perspective से अगर हम देखेंगे, तो जो आपका नॉन फ्लोरिनेटेड वाला था नालिडिक्सिक एसिड, वो मेनली यूज किया जाता था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए. उसके बाद में जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, दे आर ऑल्सो मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो इनके जो यूजेस है, दे आर सिमिलर टू नालिडिक्सिक एसिड, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं. इन एडिशन टू दैट, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब यूटीआई के लिए और जीआईटी के लिए ये यूज किए जाएंगे, राइट. फिर जो सेकेंड जनरेशन वाले फ्लोरोक्विनोलोन्स आए, जिसमें काफी सारे एजेंट्स है, ओके, ये वाला जो कैटेगरी है, दिस इज मेनली यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ये जो है, ये मतलब आपको मैं ब्रॉड जनरलाइजेशन बता रही हूँ, एक पैटर्न ट्रेंड, कि नालिडिक्सिक एसिड एंड फर्स्ट जनरेशन वाले मेनली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव है और यूटीआई और जीआईटी इन्फेक्शंस के लिए काम आते हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन वाले, दे आर क्वाइट एक्टिव अगेंस्ट gram positive bacteria also and mainly used for respiratory tract infections. ठीक है, अब इनमें से एक बार नाउ लेट्स गो थ्रू द नेम्स ऑफ दिस फ्लोरोक्विनोलोन्स. फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में देयर आर 4 एजेंट्स. सबसे पहला जो कि नाम आपने काफी सुना होगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन.
which is the prototype of the fluoroquinolone category. Ciprofloxacin is the prototype. फिर norfloxacin, ofloxacin, pfloxacin, ठीक है, ये सारे हो गए फर्स्ट जनरेशन. फिर उसके बाद में सेकेंड जनरेशन में काफी सारे नाम दिख रहे हैं आपको. लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जेमीफ्लोक्सासिन, प्रूलीफ्लोक्सासिन, लोमीफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन एंड गैटीफ्लोक्सासिन. ठीक है, इसमें से जो सबसे नीचे जो 3 आपको नाम दिख रहे हैं, लोमीफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन एंड गैटीफ्लोक्सासिन. ठीक है, मैं यहाँ पे एक इनको डिफरेंशिएट करूंगी बाकी एजेंट के कंपैरिजन में. ये वाले जो 3 है, अभी पहले ही आपको बता देती हूँ, दीज 3 हैव सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स, जिसकी वजह से ये मेनली बैंड है. ओके, मतलब ये ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं. 2 इनके मेन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. दीज 3 हैव वन मेन प्रॉब्लम ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी. फोटोटॉक्सिसिटी मतलब वही सनलाइट के प्रेजेंस में एडवर्स रिएक्शन होना. ओके, एंड दे आल्सो सफर फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ QT प्रोलॉन्गेशन. QT प्रोलॉन्गेशन मतलब क्या होगा, जो ECG में QT जो PQRST QT इंटरवल जो होता है उसका प्रोलॉन्गेशन. ओके, सो इट कॉजेस हार्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोमीफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन एंड गैटीफ्लोक्सासिन, ये जो 3 एजेंट्स है, ये इसमें से कुछ कुछ बैंड है और यूज इनका काफी लिमिटेड है. फाइन, बाकी अभी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी कंटिन्यू करें या फिर मतलब बताओ मुझे कल, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई टाइम का इश्यू है क्या, कर सकते हैं. ठीक है, फिर एक बार इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन. अभी एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या था. शॉर्ट में बताओ, एकदम ब्रॉड में. व्हाट डू दे डू. नो नो, देयर they are cell wall synthesis inhibitors, right? Then their cell wall synthesis inhibitors, then we discussed sulfonamides. What is their mode of action. One single liner बताओ. inhibition of synthesis of folic acid. ठीक है, अभी तीसरा फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है उनका और एक ऑल टुगेदर तीसरा मैकेनिज्म है. ठीक है, they inhibit the enzyme called as DNA gyrase in bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया के एक एंजाइम को ये इनहिबिट करते हैं जिसका नाम है DNA गायरेज. ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे, आपने ये एंजाइम का नाम डेफिनेटली पढ़ा होगा, मे बी बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में, डेफिनेटली यू हैव स्टडीड दिस. ठीक है, सिर्फ हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि ये एंजाइम एग्जैक्टली क्या करता है. ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन्स किसका DNA गायरेज इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिया का, राइट. सबसे पहले वी विल सी व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस एंजाइम. इस एंजाइम का काम आता है तब आता है जब डीएनए का या तो रेप्लिकेशन करना होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन करना होता है. डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होगा, जिसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड से वो अलग अलग होते हैं और उससे 2 न्यू डीएनए के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं. और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, उसमें भी वही होता है, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और जो एक स्ट्रैंड है उससे एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता है, राइट. तो ये जो दोनों भी जो प्रोसेस है उसमें कॉमन चीज ये है, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो अनरेवल होने पड़ते हैं, दे नीड टू बी ओपन. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है जिसमें डीएनए का स्ट्रैंड आपको ओपन हुआ दिख रहा होगा, राइट.
दिस इज, ये पहले देखो दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पे जॉइंट है, उसके बाद में अभी रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन हो चुके हैं। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, फोर्क जैसा दिख रहा है इसीलिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रैंड अभी ऐसे ओपन हुआ है, ठीक है, पूरा डीएनए अभी तक ओपन हुआ है क्या? नहीं। तो इसमें किस तरह से फंक्शन होता है कि इतना पार्ट अभी ओपन हुआ है, इतने पार्ट पे जो न्यू स्ट्रैंड है, दूसरा वाला स्ट्रैंड कहाँ पे बनेगा? एक ये वाला स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को देखो नाम होते हैं, वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द लैगिंग स्ट्रैंड। क्या होगा कि ये स्ट्रैंड के ऊपर एक दूसरा वाला स्ट्रैंड अटैच होगा, इसके ऊपर भी एक दूसरा स्ट्रैंड अटैच होगा, और इस तरह से दो न्यू डीएनए के मॉलिक्यूल्स वहां पे बनेंगे, ठीक है। लेकिन वो होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इधर जब स्ट्रैंड बनना चालू होगा तो धीरे धीरे पूरा ही डीएनए ओपन करना पड़ेगा ना। तो एक साथ में पूरा डीएनए ओपन होता है क्या? नहीं, एक पोर्शन ओपन होता है, उतने पोर्शन पे न्यू स्ट्रैंड बनना चालू होता है, वो कंप्लीट होने के बाद आगे का पोर्शन ओपन होगा, फिर वहां पे स्ट्रैंड कंटिन्यू होगा, फिर और आगे का पोर्शन ओपन होगा और वहां पे स्ट्रैंड कंटिन्यू होगा। इस तरह से वो प्रोसेस वहां पे चलता है। लेकिन वो होने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो दो स्ट्रैंड है उनको ग्रेजुअली ऐसे ओपन होना पड़ता है। अभी स्ट्रैंड्स जब ओपन होते हैं तो एज यू नो कि पूरा एक साथ में ओपन नहीं हो रहा है, इधर का ओपन होगा तो पीछे के साइड में क्या होगा? नॉर्मली डीएनए कैसा रहता है? डीएनए इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एकदम सिंपलिस्टिक देखेंगे तो इस तरह से कॉइल्ड वाला उसका स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे इसको ओपन कर रहे हो तो क्या होगा कि उसके कॉइल्स जो है वो टाइट होंगे, देयर विल बी टाइटनिंग ऑफ द कॉइल्स। मतलब नॉर्मली अगर ऐसा रहता है तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ओके, इसको क्या बोलते हैं कि कॉइलिंग ज्यादा टाइट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज द सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। अगर ज्यादा टाइट हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, अगर लूज हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। सो ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है वहां पे? देयर इज पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। अभी क्या होगा कि अगर ऐसा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुआ तो उससे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा, कुछ पॉइंट के बाद में वो ओपन नहीं होगा ना वहां पे। तो क्या करना पड़ता है कि अगर इधर से ओपन हो रहा है और पीछे सुपर कॉइलिंग हो रहा है तो पीछे का सुपर कॉइलिंग रिलीव भी होते रहना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है, ऐसे समझो कि आप एक साइड से ऐसा ट्विस्ट कर रहे हो तो दूसरे साइड से उसको ऑपोजिट साइड से रिलीफ मिलना चाहिए, तब जाके वो जो प्रोसेस है आपका रेप्लिकेशन का वो स्मूथली आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? सो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस व्हाट हैपन्स? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग टेक्स प्लेस, जो कि आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जो है उसे रिलीव करने का काम रहता है डीएनए गायरेज का। डीएनए गायरेज बेसिकली क्या करता है? डीएनए, अभी आप ये सुपर कॉइलिंग को रिलीव कैसे करोगे? सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो डीएनए के स्टैंड को कट करता है। मतलब ऐसे समझो कि ये वाले साइड से टर्न है डीएनए, तो वो कट करके उसको ऑपोजिट साइड से ट्विस्ट करता है, जिसको बोलेंगे निगेटिव सुपर कॉइलिंग। गॉट इट? सो व्हाट द डीएनए गायरेज इज डूइंग, इट इज प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए, ताकि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो हो सके। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डीएनए गायरेज? टू प्रिवेंट एक्सेसिव सुपर कॉइलिंग। और ये प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करता है? वो खुद नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करवाता है। ओके, सो डीएनए गायरेज इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए गायरेज का फंक्शन आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि वो क्या काम करता है, राइट? तो हमारे जो फ्लूरोक्विनोलोन्स है वो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया के जो डीएनए गायरेज है उनके साथ में बाइंड करते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज को इनहिबिट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर डीएनए गायरेज इनहिबिट हो जाते हैं तो डीएनए का सुपर कॉइलिंग होगा ज्यादा, और ज्यादा सुपर कॉइलिंग होने के बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज होता है।
So it will lead to what? Fluoroquinolones are going to damage the DNA. Is that clear? डीएनए डैमेज होने के बाद में क्या होता है, हमारे सेल्स में मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई भी डैमेज्ड वाला जो पार्ट होता है देन इट इज डाइजेस्टेड बाय सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। तो डीएनए डैमेज होने के बाद में क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियसिस नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि डैमेज्ड वाले डीएनए को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डैमेज्ड वाला डीएनए है इसके ऊपर कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस, exonuclease, they will digest the DNA, और डीएनए का डाइजेशन हो गया यानी कि डिग्रेडेशन हो गया, तो डीएनए के बिना कोई सेल सरवाइव कर सकता है क्या, नहीं। तो फिर कौन सी एक्टिविटी मिलेगी आपको, सेल विल डाई, ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल विल डाई, सो यू विल गेट बैक्टीरियल एक्टिविटी। मोड ऑफ एक्शन समझ में आया, इट्स वेरी सिंपल। फ्लोरोक्विनोलोन्स inhibit bacterial DNA gyrase. What is the function of DNA gyrase? It prevents excessive supercoiling so as to facilitate the replication process. ठीक है, and how does it prevent excessive supercoiling? By introducing negative supercoiling. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि डीएनए गायरेज ये जो एंजाइम है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमंस, राइट। तो सल्फोनामाइड्स अगर डीएनए गायरेज इनहिबिट करेंगे तो फिर ह्यूमंस, अगेन वी हैव टू थिंक कि ह्यूमंस के ऊपर क्या असर होगा, ठीक है। हमने सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ा है कि सल्फोनामाइड्स फोलिक एसिड का सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, उससे ह्यूमंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ह्यूमंस डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फोलिक एसिड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ह्यूमंस डोंट हैव सेल वॉल, ह्यूमंस डोंट हैव पेप्टिडोग्लाइकन, तो उसका हमारे ऊपर असर नहीं होता। बट डीएनए गायरेज जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट करते हैं इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स, ओके। बट उसमें भी खास बात ये है कि ये जो डीएनए गायरेज ये जो एंजाइम है इट हैज वेरियस सब टाइप्स, ओके। बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड ह्यूमन डीएनए गायरेज आर डिफरेंट, दो अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, और फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो मेनली बैक्टीरियल वाले डीएनए गायरेज को बाइंड करते हैं, ठीक है। डीएनए गायरेज ये जो एंजाइम है इट इज ऑल्सो नोन बाय वन अदर नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोपोआइसोमरेज। नाम याद रखना, या तो उसको डीएनए गायरेज बोलेंगे या फिर डीएनए टोपोआइसोमरेज बोलेंगे, इट मीन्स द सेम थिंग, सिर्फ उसके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होता है उसको गायरेज, डीएनए गायरेज बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जो प्रेजेंट होता है दैट इज टोपोआइसोमरेज 2। ह्यूमंस में कौन सा प्रेजेंट है, टोपोआइसोमरेज 2। बैक्टीरिया में दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए गायरेज, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें प्रेजेंट होता है टोपोआइसोमरेज 4। ओके, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं दे हैव वेरी लो एफिनिटी फॉर टोपोआइसोमरेज 2। इसकी वजह से फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो इनहिबिटरी एक्टिविटी है ऑन डीएनए गायरेज वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स टोपोआइसोमरेज 2 को बाइंड नहीं करेंगे, वो मेनली किसको बाइंड करेंगे, अभी डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोरोक्विनोलोन। देखो जो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स है we have seen that they are mainly active against gram negative bacteria. The reason is this, that they will mainly they will be specific for the DNA gyrase of gram negative bacteria. अगर आपको ग्राम पॉजिटिव के लिए भी एक्टिविटी चाहिए तो आपको कैसा वाला फ्लोरोक्विनोलोन बनाना पड़ेगा, ऐसा जो कि दोनों के साइड में भी बाइंड करता होगा, ठीक है। तो याद रखो प्राइमरीली इनिशियल वाले जो आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स थे वो मेनली किसके साथ में बाइंड करते हैं, दे मेनली बाइंड द DNA gyrase of the gram negative bacteria,
and that's why fluoroquinolones are primarily active against gram negative bacteria. जो extended spectrum वाले हैं they will have affinity for the topoisomerase 4 in gram positive bacteria also. इसीलिए आपको ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्टिविटी मिलती है. समझ में आया? और ह्यूमंस में कौन सा प्रेजेंट है? टोपोआइसोमरेज 2 प्रेजेंट है, तो उसको वो बिल्कुल बाइंड नहीं करते. ओके, ये जो डीएनए गायरेज, ये जो एंजाइम होता है, एज आई टोल्ड यू, इसका एकदम हमने शॉर्ट में फंक्शन देखा था कि इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव सुपर कॉइलिंग. ओके, तो एक्सेसिव सुपर कॉइलिंग वो प्रिवेंट करने के लिए उसको दो काम करने पड़ते हैं. एक काम ये है कि उसको डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना पड़ता है. आपको अगर स्ट्रेन रिलीव करना है, टू रिलीव दैट स्ट्रेन फर्स्ट यू विल हैव टू कट द स्ट्रैंड. स्ट्रैंड कट करने के बाद में अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सुपर कॉइलिंग हुआ है, तो उसको रिलीव करने के लिए नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मतलब आपको दो काम करने हैं, स्ट्रैंड को कट करना है, देन डू द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, और उसके बाद में कट वैसा ही छोड़ देना है क्या? फिर उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? रीसील भी करना पड़ेगा. तो 3 जॉब्स the enzyme has to do. It has to cut the strand, then introduce the negative supercoiling and then again reseal the DNA strand. ये फंक्शंस करने के लिए डीएनए गायरेज जो होता है उसके पास में 2 सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें से एक सब यूनिट जो है सब यूनिट ए, इट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ कटिंग एंड रीसीलिंग द डीएनए स्ट्रैंड. सब यूनिट ए कौन सा वाला काम करता है? कटिंग एंड रीसीलिंग द डीएनए स्ट्रैंड. और सब यूनिट 2 कौन सा काम करेगा? इट विल इंट्रोड्यूस द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. ओके, फ्लोरोक्विनोलोन्स जब बाइंड करते हैं तो फ्लोरोक्विनोलोन्स इन दोनों में से जो सब यूनिट ए है उसके ऊपर बाइंड करते हैं. क्लियर? ओके, तो याद रखो दो सब यूनिट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, राइट? तो अगर हमें पूरा मैकेनिज्म समराइज करना है फ्लोरोक्विनोलोन्स का, तो स्टार्टिंग से हम एक बार पूरा समराइज करते हैं. वी विल स्टार्ट विथ की फ्लोरोक्विनोलोन्स किसके साथ में बाइंड कर रहे हैं. ओके, किसके साथ में बाइंड कर रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स? डीएनए गायरेज, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला, ठीक है. उसके कौन से सब यूनिट पे? सब यूनिट ए पे, जिसका क्या फंक्शन होता है? कटिंग एंड रीसीलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है, उसकी वजह से ऑब्वियसली कौन सा वाला फंक्शन इंटरफेयर होगा? इट विल इंटरफेयर विद द डीएनए कटिंग एंड रीसीलिंग फंक्शन. मतलब क्या होगा कि अगर कट हो जाएगा तो रीसील नहीं कर पाएगा, ऐसे टाइप का. मतलब बेसिकली अल्टीमेटली डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हैम्पर्ड एक्टिविटी ऑफ डीएनए गायरेज, राइट? तो ये जो डैमेज्ड वाला डीएनए है इट विल बी डाइजेस्टेड बाय द एक्सोन्यूक्लियसेस. जब डीएनए डैमेज होता है तो ये एक्सोन्यूक्लियसेस प्रोड्यूस होते हैं. कुछ भी डैमेज्ड वाला जो सेल में होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है. so they will be digested by this enzyme, जिसकी वजह से क्या होगा? you will get the bactericidal activity. ठीक है, that is the summary of the mechanism of action of fluoroquinolones. समझ में आया? ठीक है, 3 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और उनके 3 ऑल टुगेदर डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन. ओके, तो आपको और हर एक मोड ऑफ एक्शन बहुत यूनिक है. ठीक है, समझ में आया? फाइन. तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में. इन टुमारोज डिस्कशन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. ठीक है, हमें फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने के बाद में एक्टिविटी कम या फिर ज्यादा होती है, और जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स के स्ट्रक्चर्स और यूजेस हम डिस्कस करेंगे.